हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है क्यों छुपाया जम्बू द्वीप। ठीक है, असली नकली भूगोल का वैश्विक खेल। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये वीडियो और इसको देखते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो है, वो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। किस समय में था तो मैं उसके लिए आता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है मेरू पर्वत, जिसको आज की संदर्भ में हम उसको पामीर कहते हैं। और उस मेरू जो पर्वत है उस पर जो महाभारत में वर्णन है या अन्य शास्त्रों में वर्णन है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मुझे एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं कि ये आदि शंकराचार्य का श्लोक है, गुरु अष्टकम। ये कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। ये धनम मेरु तुल्यम, ये जो शब्द युग्म है ये आपको हमारे यहाँ अनंत श्लोकों में मिलेगा। धन की जब भी बात होती है तो मेरु तुल्य कहा जाता है, क्योंकि वो विशाल पहाड़ है। तो जब आप कहें कि कोई धनवान है तो आप तुलना करें कि मेरु पर्वत के समान है। आप सोचिए, जो चीज आपके पास होती नहीं उससे तुलना कैसे करेंगे। हमारे इतने श्लोकों में मेरु कहां से आ गया। मेरु तुल्यम, विशाल धनराशि की तुलना कर रहे हैं। तो इसमें जो महाभारत का आदि पर्व है उसमें उग्र श्रवा जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों को, अब सुना रहे हैं, मेरु नाम का एक पर्वत है, वर्णन सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। कोई कहेगा कि बिना देखे कोई लिख देगा ऐसा? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। बिना पर्वत देखे क्या कालिदास मेघदूत लिख देते? नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए हमारी जो ऋषि दृष्टि है वो कितनी विशिष्ट है वो देखिए। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित हैं, रत्नों की खान है। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए विचार करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन का निर्णय वहीं हुआ है। मेरु पर्वत पर यह विशेष निर्णय लिया गया कि समुद्र मंथन किया जाए। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वहां अपने मंदराचल भी देखा, एक पर्वत है। और महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। ये मंदराचल तो वही है जिससे समुद्र मंथन की, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए कि उसी आदि पर्व में आगे आता है, वैशंपायन जी कहते हैं, जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है वैसे ही महाभारत ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। अभी मैंने कहा कि वो जो सुमेरु पर्वत है वो कहां कहां आया है, कितनी बार आया है, कि मुझे तो रत्ती भर दुविधा ही नहीं है। वो जैसे हम हिमालय को अपना कहते हैं उससे भी कहीं अधिक अधिकार उस पर है। ठीक बात, वो हमारे देवताओं का निवास स्थान है। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, हमारे जो दर्शक जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप जो लोग दूसरे चैनल्स पे कहीं पर कांग्रेस बीजेपी देख रहे होंगे ना, उनको जाकर के शेयर करके आप बोलिएगा कि भैया इधर देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, ये सामान्य नहीं है। जी शैलेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। तो अब आप देखिए कि हमारे राजा कहाँ कहाँ गए और कितनी पुरानी बात है ये। नहुष नंदन राजा ययाति, यानी ययाति के पिता का नाम नहुष है, तो नहुष के पुत्र राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु का यौवन लेकर मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर भी वहां के भोग भोगे। देखिए, हमारा नहीं होगा तो कोई जाएगा, हमारे राजा का है वो वहां पे विहार करने जा रहे हैं। कितनी जगह जा रहे हैं, नंदन वन जा रहे हैं, अलकापुरी जा रहे हैं, सुमेरु पर्वत पे जा रहे हैं। ययाति के पुत्र तुर्वसु से यौवनों की और अनु से मलेच्छों की उत्पत्ति हुई है। यहां बहुत विशेष बात यह है कि संसार में जिसको आप यवन कहते हैं, जिसको आप मलेच्छ कहते हैं, जिसको आप राक्षस या दैत्य कहते हैं,
वो सारे हमारे ही राजाओं की संतति हैं। मुझे कितना महत्वपूर्ण बताया आपने। नहुष, नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के दो पुत्र को जो आपने वर्णन दिया है। नहीं, ययाति को ऐसा मैं ही वर्णन कर रहा हूं, लेकिन ययाति क्योंकि वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से यौवन लिया था। पुरु से, जी। हाँ, यौवन का मतलब ही होता है शक्तिशाली हो जाना। तो इतने शक्तिशाली हो गए कि भ्रमण करने के लिए, विहार करने के लिए, आनंद के लिए आप सोचिए कितनी दूर जाते हैं, जिसको आज के मानचित्र में आप कहेंगे कि चीन है, लेकिन तब चीन का कुछ पता नहीं है, और यहां तो हमारे राजा विहार कर रहे हैं। और आगे जो मैं कह रहा था वो यह है कि जो यवन है या मलेच्छ हैं, ये सारे के सारे भी हमारे राजा की संतति हैं। क्योंकि मुझे अभी जानकारी मिली कि डच जो शब्द है वो डच असल में दैत्य का अपभ्रंश है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग गए हैं उन्हीं की संतति है डच। और जो डैन्यूब नाम की नदी है, जर्मनी वगैरह से पार करती है, उस नदी को हमारे शास्त्रों में दानवी कहा गया। मतलब ये नीदरलैंड्स हो गया, हॉलैंड हो गया, तो ये यूरोप में चले गए, तो ये जो पाताल लोक वाला, दैत्य वाला मामला वहीं फिट बैठता है। सही बात। तो ये भी हमारी संतति है, हमारे लोग जी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं भूगोल शास्त्र के विषय में, जो मैंने शुरू में कहा था, आपने भी कहा था क्यों छुपाया गया और क्या है। अब देखिए कि यहाँ पर मेरा सौभाग्य यह है कि मैंने वैदिक भूगोल, बौद्ध शास्त्रों में जो भूगोल है और जैन शास्त्रों में भूगोल है, तीनों को देखने का अवसर मुझे मिला। तीनों में जो मैं बातें कह रहा हूं, थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ एक ही बात सभी कहते हैं। सब में मतैक्य है कि जम्बू द्वीप कहाँ है, सब में मतैक्य है भारतवर्ष कहाँ है, मेरू पर्वत कहाँ है। सबने अपना अपना विश्लेषण करके ये बात सामने रखी है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में जो ये भूगोल है वो सर्वमान्य था, उस पर कोई विवाद नहीं था। और अभी तक मैंने कुछ देखा भी नहीं कि शास्त्र में कोई विशेष विवाद कहीं नहीं दिखता। कहीं कोई संख्या में 9 कर देते हैं, कोई 8 कर देते हैं, लेकिन करते हुए तो तर्क देते हैं कि क्यों मैं ऐसा करता। अब आपको मैं घोर आश्चर्य का विषय यह बताता हूं कि जो हरिवर्ष दिखाया था मैंने, एक वर्ष, हरिवर्ष का नाम अवस्था ग्रंथ में हरिवर जी लिखा हुआ है। देखिए कितनी विस्मयकारी बात है। ईरान में वो पुस्तक लिखी गई है। इसका अर्थ यह है कि ईरान की पुस्तकों में भी वही मान्यता है जो हमारे वैदिक, जैन या बौद्ध साहित्य जिसको स्वीकार कर रहा है। तो इसको व्यापकता हासिल है, इसको व्यापकता प्राप्त है, इस भूगोल विद्या को। और हमारे राजा की जो संतति है वही सारे सृष्टि पे है, वही सारे संसार पे है। क्योंकि जितने नाम मैंने बताए हैं, जिस विस्तार से पर्वत के नाम है, नदियों के नाम है, सरोवर के नाम है, समुद्र के नाम है। अब देखिए समुद्र का यदि एक नाम आता है कहीं पर, विभाजन नहीं होता, तो हमारे शास्त्रों में लवण सागर कहा जाता है। लवण सागर। अब कितना वैज्ञानिक नाम है। आप बताइए, जो अंग्रेजी में ओशन है, सी है, कहीं नहीं पता चलता कि पानी उसका खारा है। हमारे ये शब्द से लवण सागर कहते ही आपको ज्ञान मिल जाता है कि ये समुद्र जो है खारे पानी का समुद्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब मैं आता हूं कि हमें करना क्या चाहिए। हमने सब दिखा दिया, कहा कि यही संसार है, यही जो है आपको जो भारतवर्ष कहिए या जम्बू द्वीप कहिए, यही संसार है। और ये अलग अलग समय में जो है इसका वर्णन है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सारी पृथ्वी किसी समय एक ही थी, है ना जी। तो उस समय तो एक ही द्वीप रहा होगा, बिल्कुल, बाद में अलग अलग द्वीप बने। लेकिन हमारे लिए, एक भारतीय के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि सारे संसार पर हमारा शासन था, सारे संसार पे हमारी संतति ही राज कर रही थी, और सारे संसार की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी जननी भरतवंशी है। हमने ही उनको जन्म दिया है, हमने ही उनको बनाया है, हमने ही उसको आगे बढ़ाया है। अब इन सारे शब्दों में, जिसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष मुझे व्यक्तिगत रूप से सर्वोत्तम शब्द लगता है, सर्वोत्तम लगता है, इसलिए कि इसकी परिभाषा मैं आपको दिखाता हूं तो बहुत आनंद आएगा।
कहते हैं कि जो हमारा वर्ष का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ संस्कृत में वृष धातु से वर्ष बना है। वृष से आप जानते हैं वृषभ भी होता है। इसको कहते हैं कि चपल शक्ति वाला बलशाली जीव। यानी इतना बलशाली जीव जो हाथी की तरह ना हो, उसमें चपलता हो, जैसे चीता हो सकता है, बाघ हो सकता है, दौड़ सकता है। कितना अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसको भारत के साथ लगाते हैं तो क्या आनंद आता है। यजुर्वेद में 22 में जो अध्याय है उसका 22वां जो श्लोक है उसके अनुसार ब्रह्म ज्ञान से विज्ञ विद्वानों तथा शत्रुओं को परास्त करने में कुशल शूरवीरों से सुसज्जित एक शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण ही भा का मतलब है ज्ञान, रथ यानी उसमें रहने वाला, या शौर्य व तेज से परिपूर्ण इस अद्वितीय देश मात्र के साथ ही वर्ष यह यथोचित अलंकरण प्रयुक्त हुआ। तो जब आप भारत कहते हैं तो क्या क्या अर्थ निकलता है और आगे स्पष्ट हो जाएगा जी। मत्स्य पुराण और वायु पुराण के अनुसार भी लोगों के भरण तथा पालन करने के कारण, यहां भारत का अर्थ भरण और पालन हो गया, पोषण। एक हो गया ज्ञान में रत रहने वाला, दूसरा अर्थ हो गया भरण पोषण वाला, भरण पोषण करने वाला। हाँ, तो दोनों अर्थ में देखिए, यहाँ जो व्यक्ति है वो भूखा नहीं है। यह स्थान जो है, स्थान इतना विशेष है कि वो अपनी संतति को, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। किसी भी देश का आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा, यानी कि उसको आप माता के रूप में ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, जो भी कहे। तो इस देश के शासक मनु को भारत कहा जाता है। निरुक्त में लिखा हुआ है कि इस देश को भारत ही कहा गया है, निरुक्त के अनुसार भी। एक श्लोक बहुत सुंदर सा है कि भरणाच्च प्रजानाम वही मनुर भरत उच्यते, यानी भारत किसको कहा जाता है। निरुक्त वचनाच्चैव वर्षम तद भारतम स्मृतम, यानी इसमें वर्ष भी आ गया, भारत भी आ गया। अब आगे देखिए, भारत शब्द से प्रकृति प्रदत्त सत्व रज व तम तीनों गुणों का प्रतीकात्मक बोध भी सहजता से प्रकट हो जाता है। रौ से रजस जो ऐच्छिक शक्ति का प्रतीक है, तमस से क्रियात्मक शक्ति का, और भा प्रकाश आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और ये सत्व ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार भारत के उच्चारण मात्र से ही ज्ञान, इच्छा, क्रिया नामक त्रयी शक्ति का ही आह्वान हो जाता है। त्रयी शक्ति। तो ये जो सारे शब्दों को आप जोड़ देंगे तो ये बनता है सच्चित आनंद का भाव। यानी भारत शब्द को उच्चारित करने से ही आपको सच्चिदानंद का भाव आपके मन में जागृत हो जाता है। अपने अपने आनंद की जय हो। हाँ, और आगे कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने यह भी लिखा है कि हमें क्यों इंडिया या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके साथ हमारा कोई विशेष लगाव संबंध नहीं रहा है। और हमारी जो भूमि है भारत की, यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। ये इसमें आत्मा है, इसमें संस्कृति है, जिसका बोध इंडिया या हिंदुस्तान कहने से नहीं चलता है, नहीं होता, स्व का बोध नहीं होता। ये बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी जो मेरा सुझाव है, या मैं जो कहना चाह रहा हूं, उसका जो है यही अभिप्राय है कि हमें भारत को भारतवर्ष मान करके, और संयोग से हमारे संविधान में भी भारत लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए और भी आसान काम है। अब मैं पश्चिम के एक दो विद्वानों की का उल्लेख दिया हुआ है, वो हमारे लिए बताना बहुत आवश्यक है, ताकि लोग समझें कि जो मैं कह रहा हूं वो पश्चिम के विद्वान मानते हैं कि नहीं मानते। एक विद्वान है, अमेरिकी दार्शनिक और इतिहासवेत्ता विल डुरांट। उन्होंने अपनी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा कि भारत हमारी मानव जाति यानी पूरी मानव जाति की भूमि है, और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। वही हमारे दर्शन शास्त्र की जन्मदात्री भी है। अरब से आने वाले हमारे गणित की विधा की जननी भी, बुद्ध के माध्यम से ईसाई मत में आए विचारों की जननी तक, ग्राम्य समुदाय में
के माध्यम से हमारी सरकार वो लोकतंत्र की भी जननी है। भारत माता कई प्रकार से हम सबकी माता है, ये अमेरिकी दार्शनिक और इतिहासकार डुरांट कह रहे हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को मैं मानता नहीं हूं क्योंकि वो हृदय से अच्छा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि मैंने एक वार्ता की थी उसके विरुद्ध, मैक्स मुलर नाम है, लेकिन वो लिख गया है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। लिखता है कि हम सभी पूर्व से आए हैं। अब आपको जो मैंने बताया कि जिस आर्यावर्त का खंडन करने के लिए, जिस आर्य का खंडन करने के लिए ये जो तथाकथित यूरोप है, उसके जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने 100 साल या 50 साल बर्बाद किए, तो उनमें से मैक्स मुलर भी थे। लेकिन ये क्या कहते हैं वो सुनिए, हम सभी पूर्व से आए हैं, हमारे पास जो कुछ भी बहुमूल्य है वो पूर्व की ही देन है जी। और पूर्व की ओर जाने पर हर किसी को यह अनुभूति होनी चाहिए कि वह अपने घर की ओर लौट रहा है। बहुत बढ़िया। जो कि संस्मरणों से आप्लावित है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई ब्राजील से आए, कोई कनाडा से आए, तो उसमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि वो अपने घर जा रहा है। हाँ, अपने घर जा रहा है। ये भूमि है जिस पर जो है, एक हिसाब से मैंने ये कथा इसलिए इस रूप में रखी कि हमारे शास्त्रों में तो इसमें मतैक्य है ही, उसमें विचार है कि ऐसी पृथ्वी है, ऐसे नाम है, और जो पश्चिम के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने ये समझ विकसित की है या उनको ये सुयोग हुआ होगा कि हमारे शास्त्र का अध्ययन करने का मौका मिला होगा, उनमें भी वही बात है। फिर मैंने ये भी दिखाया कि चाहे बौद्ध हो, जैन हो, वैदिक साहित्य हो या ईरान का अवेस्ता हो, उनमें जो शब्द हैं वो शब्द भी एक समान आते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा, जो कि आपके शीर्षक पे लिखा हुआ है कि असली नकली भूगोल का खेल जी। तो एक बार मैं एक और भी आपको मानचित्र दिखाऊंगा, उससे आपको आनंद आ जाएगा। वैसे हमारे दर्शकों को जब तक आप मानचित्र दिखाएं मैं उपयोग कर लेता हूं। इस तरीके की ट्रेनिंग्स जो है ये तो अभी सामान्य रूप से सब दर्शकों के लिए चल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य बनते हैं एक बहुत सामान्य सी राशि के साथ में, वार्षिक 1100 रुपए धर्मांश, ये हमने अभी शुरू किया 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने के बाद में, क्योंकि ये जम्बू टॉक्स कुछ बड़ी योजनाओं के साथ में इस वर्ष आना चाहता है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक कक्षाएं आपके लिए लगने वाली हैं जिसमें शैलेंद्र स्वयं रहेंगे, प्रोफेसर केडिया दीदी रहेंगी, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन आपके लिए प्रबुद्ध सदस्यों के साथ में होने वाला है, केवल उन्हीं के लिए होगा स्पेसिफिक, इसलिए आपको बनना चाहिए, ऐसा आपसे आग्रह है। जितने लोग देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है, सभी को बनना चाहिए। जी शैलेंद्र जी बताइए, दिख रहा है आपको मैप? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, मैं इसीलिए पहले मैं रुका हुआ हूं। अच्छा, नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। अभी उसकी स्क्रीन मेरे पास में आई नहीं है, नहीं तो फिर मैं उसको शेयर करूंगा। आप प्रेजेंट पे जाके कर रहे हैं ना, जैसे पहले किया था? एक मिनट। हाँ। हमारे दर्शकों को ये समझना होगा, और वो समझते भी हैं इस बात को, कि हमारे अंदर जो हीन भावना भरी गई है उससे बाहर निकल के जब आप शौर्य की बात करने लगेंगे तो आपके मन में अपनी संस्कृति के प्रति इतना गौरव का भाव आ जाएगा कि कोई आपको रोक ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता, जीवन के किसी क्षेत्र में नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपका अपने अंदर अभिमान का, गौरव का, इसका संचार होना बहुत आवश्यक है। अभी 2 दिवस पूर्व ही, बल्कि 2 दिवस नहीं बल्कि कल बुधवार था, हाँ, पेशवा बाजीराव का स्मृति दिवस था। अब पेशवा बाजीराव को लोग नेपोलियन से कंपेयर करते हैं, कहाँ उस दौर में, उस समय कालखंड में पेशवा बाजीराव, और कहाँ इस कालखंड के अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए
नेपोलियन की बात हम करते हैं, तो ये कालिदास की तुलना शेक्सपियर से नेपोलियन और पेशवा बाजीराव अभी आ गए हैं, अभी आ गए हैं। मैं देखता हूँ। जी 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 जी, दिख रहा है मैप अब? ये मैप आ गया, सामने आ गया मैप, हाँ मैप ऑफ द मेडिटेरियन सी। जी बिल्कुल, ये हाँ, जूम ये भी हो जो गया है, आपने बहुत हाँ बढ़िया। ये जो प्लीज। आपने अभी कहा ना कि ये जो शीर्षक हमने बनाया है कि ये क्या है, भूगोल का जो खेल जी है, नकली भूगोल हाँ, का, ये इतना महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूं जिससे कि आनंद आ जाएगा। ये देखिए, प्लीज प्लीज। ये यहाँ पर जो शब्द है इस्तांबुल, इस्तांबुल, हाँ। ये इस्तांबुल जो है तुर्की का शहर है, और इधर जो है आप देख रहे हैं ये ग्रीस है, ठीक है, हम्म। यानी यूनान जिसको हम कहते हैं। जी ये संयोग क्या है कि ये इधर ये ब्लैक सी है, काला सागर कहते हैं हम इसको, और इधर एजियन सी है, और जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य जो वो है उसमें मिल जाता है। यहाँ पर हमारे लिए समझने की बात यह है कि आज से ठीक 2000 वर्ष पूर्व जो यूरोप के विद्वान हैं वो लिखते हैं, और एक जो आप कह रहे हैं कि हमें बताइए क्या क्या है नाम, किताब का नाम, तो इनका नाम है पोकॉक, POCOCK, पोकॉक। इन्होंने POCOCK, ठीक है। हाँ, ये इन्होंने लिखा है व्हाट डू वी मीन बाय यूरोप, यूरोप का मतलब क्या है। तो ये बताते हैं कि ये जो इस्तांबुल के बीच में जहां मेरा कर्सर है, ये बहुत ही पतली सी एक रेखा है जिससे ये ब्लैक सी एजियन सी से मिलता है। जी ठीक बात है, दिख रहा है वो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है जिसमें जहाज वहाज भी चलते हैं। तो आज से 2000 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी कि यहाँ पर चूंकि ये गर्म स्थान है, इसलिए यूनान के किनारे किनारे, समुद्र किनारे लोग रहते थे, और तुर्की के किनारे भी लोग रहते थे। आज का जो तुर्की है, तुर्की नया शब्द है, तुर्की पहले नहीं था जी। तो इतनी ही इनकी सभ्यता थी, इतनी ही इनकी दुनिया थी, इतनी छोटी सी दुनिया जी, तो किनारे किनारे वाली। हाँ, किनारे किनारे छोटी सी दुनिया में इन्होंने कह दिया अपना जो हिस्सा है छोटा सा उसको यूरोप कह दिया, और इतना छोटा सा जो पूरब का हिस्सा इसको एशिया कह दिया, एशिया कह दिया। अब ये देखिए इनकी जो मूर्खता थी, ये मूर्खता जैसे जैसे समय बीता वैसे ये बेचारे पिटते गए, क्योंकि इनको कालांतर में पता चला कि ये अफ्रीका का भी क्षेत्र है, इधर एशिया भी है, इधर यूरोप भी कुछ बना हुआ है। तो ये जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसका प्रसार करना शुरू किया, क्योंकि अब मूर्खता तो कर चुके थे, अब करते क्या। तो इन्होंने कहा कि एक्सपेंशन ऑफ हिंटरलैंड, यानी कि भीतर कुछ बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया। और इसका प्रचंड प्रमाण क्या है कि तुर्की जो शब्द है ये तो था नहीं, तो ये पहले की कल्पना में ये एशिया हो गया, इतना ही क्षेत्र एशिया हो गया। जब इनको ज्ञात हुआ कि एशिया बड़ा है, तो इस पूरे तुर्की क्षेत्र का नाम रख दिया एशिया माइनर। एशिया माइनर, हाँ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि एशिया माइनर का मतलब हुआ छोटा एशिया, छोटा एशिया, जो कि शुरू में मान चुके थे पूरा एशिया, छोटा शक्तिमान। हाँ, अब आप मुझे बताइए, अच्छा दूसरा, ये इसी के ऊपर मैं अगर कर्सर ले जाऊं तो ये रूस है, ये उक्रेन यहाँ देख रहे हैं आप, और इधर देख रहे हैं पोलैंड वगैरह। अब आप देखिए, इसको आप यूरोप कहते हैं, इसको आप एशिया कहते हैं। इसमें कोई विभाजक रेखा है क्या? न कोई समुद्र है, न कोई पर्वत है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी मूर्खता कैसे की? ये जो जम्बू द्वीप हम कह रहे हैं, ये अधिक तार्किक है या इनका यूरोप और एशिया तार्किक है? सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि चूंकि ये मूर्खता कर चुके थे, मूर्खता कर रहे थे, उसी मूर्खता को डिफेंड करने के लिए, उसी के बचाव करने के लिए हमारा जम्बू द्वीप भी हमसे छीन लिया, उसका उल्लेख नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे आरंभ में कहा, उनको ये पता नहीं था कि शायद हमारे यहाँ भी हमारे शास्त्रों को लोग पढ़ने वाले होंगे। उन्होंने तो सोचा होगा कि लोग संस्कृत भी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी भी नहीं पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं आपको एक घोर आश्चर्य का विषय बताता हूं, जो जिस तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, वो देखिए, ये पुस्तक भी मैं दिखा रहा हूं आपको, अकबर। अच्छा, ये हाल फिलहाल की घटना है, यानी अकबर जो है मुश्किल से 500 साल पहले का, शाजी जमा लिखी है। हाँ, ये क्या है कि अकबर का जो बाप है हुमायूं, आप जानते हैं शेर शाह ने उसको हरा दिया और वो भारत से भाग के ईरान गया जी। तो वहां पर जो हुमायूं है और उसकी बीवी है,
वहां पर है ईरान में शाह तहमास्प, वो जब कुछ पूछते हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो मैं बता रहा हूं ना कि संसार की सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है ये। जो कहते हैं अकबर में कोई अकल थी, या मुगलों में कोई अकल थी, या तुर्कों में कोई अलग अकल थी, या ये जो कहते हैं उसको क्या तैमूरी सल्तनत में कोई अकल थी, उसका प्रचंड प्रमाण है। किसी भी मुसलमान शासक के पास कहिए कि भूगोल का कोई बोध नहीं था। जब शाह तहमास पूछता है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बताइए, तो उत्तर सुनिए। हुमायूं बादशाह ने जवाब दिया, हुमायूं बादशाह ने जवाब दिया, दुनिया का 1/3 हिस्सा खुरासान है जो कि आपका है। ईरान और ईरान के आसपास का क्षेत्र, उसको खुरासान बोलते हैं। कयामत की अंतिम लड़ाई जहां पर लड़ी जानी है। हाँ, जिससे उससे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान के बारे में बताओ, वो बता रहा है कि दुनिया का 1/3 हिस्सा खुरासान है जो कि आपका है। यानी मैं आपसे प्रश्न पूछूं राजस्थान कहाँ है, तो आप मुझे बताएं कि नहीं आप बिहार के रहने वाले, बिहार वहां है। एक तो मूर्खता का यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान के बारे में क्यों बता रहा है। तो कह रहा है कि दुनिया का 1/3 हिस्सा खुरासान है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब आप देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है कि क्या दुनिया का 1/3 हिस्सा ईरान था? खुरासान। अच्छा, अब कहता है अब कहता है कि दुनिया का 1/3 हिस्सा खुरासान है जो कि आपका है, और 2/3 हिंदुस्तान है जो कि हमारा था। अब आप देखिए, इसको कौन नहीं कहेगा ये हमको भूगोल पढ़ाएंगे। यानी सारे संसार को कहा कि 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान है, 1/3 हिस्सा जो है ईरान है, खुरासान है, और सारे संसार का कोई बोध नहीं है। इनको समुद्र का ठीक से बोध नहीं है, उसके मार्ग का बोध नहीं है, भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण में कहां क्या है वो बोध नहीं है। तो हमारा दुर्भाग्य यह रहा निधीश जी कि हमारे देश पर जो तथाकथित शासक हुए, थोड़े समय के लिए हो, थोड़े क्षेत्र पर हो, जैसे भी कह लीजिए, और उसके बाद के जो उनकी संतति के रूप में जो वामपंथी समुदाय है, उसने जो पुस्तकों का निर्माण करना शुरू किया, उसने इसी तरह के भूगोल को लेकर के आगे बढ़ाया, जो मेरी दृष्टि में भूगोल नहीं है। बिल्कुल, जो जिस भूगोल से पृथ्वी का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता हो, पृथ्वी की समझ नहीं बनती हो, समुद्र की समझ नहीं बनती हो, द्वीपों की समझ नहीं बनती हो, उसको हम कैसे भूगोल माने, कैसे भूगोल कहें? ठीक बात है। तो मेरी अनुशंसा यह है कि हमारे देश में, और मैं आज यहां से प्रार्थना करूंगा विशेषकर छात्रों को की ओर मेरा संबोधन है, और शिक्षकों को, कि हमारा जो शास्त्र में जो भूगोल की संरचना है, भूगोल के विषय में बताया गया है, उसका अध्ययन करें और उस पर आचरण करें। दूसरा, सारे संसार में जो हमारे शब्द हैं उसको प्रचलित करें। हम त्रिविष्टक कहेंगे, त्रिविष्टक कहेंगे तो तिब्बत हमारा हो जाएगा। हम जब उसको मानेंगे अपना, तो अपना ही होगा वो। ठीक बात है, मानना पड़ेगा, पहले कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, ये हमारा है। हाँ, तो इसलिए ये मैंने प्रयास किया है कि लोगों में, मैंने विशेष बहुत ही तकनीकी या बहुत ही जटिल बातें नहीं रखी हैं, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उनकी रुचि भी बनी रहे। तो आगे भी कभी ऐसा समय होगा, सुयोग होगा, तो हम और विस्तार से वर्णन करेंगे, ताकि और भी ज्ञान का कहिए कि प्रसार हो। और मैं सबसे यही विनती करूंगा कि इस पर मंथन करें, चिंतन मन करें। ये अद्भुत थाती है जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने सौंपी है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि हम आप एकदम से गदगद हो जाते हैं उसको जान के। एग्जैक्टली, ठीक बात है, बहुत सही बात आपने कही है। और इवन हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। धरती के बारे में भी कहा जाता है कि इसको हम पृथ्वी कहें, धरती कहें, या इसका जो शेप है भूमंडलाकार कहें, जो शेप दिखाते हैं वो कहें, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम कहेंगे तो फिर कई लोगों को अजीब सा लग सकता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी काफी सारी बातें हैं जो करी जा सकती हैं, जो कही जा सकती हैं। अगर प्रमाण के साथ में कही जाती हैं पर्टिकुलरली, तो उसका असर भी आता ही आता है। योर फाइनल कमेंट्स शैलेंद्र जी, और हम आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा आप किस पॉइंट पर लेके करना चाहेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को?
बता दीजिए अभी, तो ये सब लोग तो आ जाएंगे जितने लोग देख रहे हैं, 70 करीबन लोग इस समय लाइव है हमारे साथ में। हाँ, इसी से जुड़ी हुई बातें करेंगे और पृथ्वी के विषय में और जो द्वीप हैं उनके विषय में ये भी चर्चा करेंगे। आज मैं कर नहीं पाया, मुख्य विषय ये था कि एक रामायण और एक महाभारत, इन दोनों ग्रंथों में जो हमारे देश के जो राजा हैं वो बाहर गए हैं, उन्होंने वहां पर युद्ध किया है, उसको जीता है, उस पर शासन किया है, क्या शासन प्रणाली थी, कैसे काम किया था। क्योंकि महाभारत में कई ऐसे अवसर आते हैं जब ये राजा जो है हमारे इधर आते भी हैं और उनसे संपर्क होता है, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो या यो युद्ध भूमि हो, तो इसलिए उस पर हम विशेष उल्लेख कर सकते हैं। रामायण में क्या लिखा है, रामायण भी जम्बू द्वीप को वैसे ही मानता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, रामायण में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हमारा भगवान राम ही एक बड़े क्षेत्र को कहिए कि क्या यात्रा करते हैं, मतलब भारत में एक क्षेत्र से लेके वहां तक जाते हैं। और यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है जो दीदी अपने कई भाषणों में बता चुकी हैं कि हमारे देश का ऐसा कुछ स्वरूप है कि भगवान राम इतनी दूरी तय कर पाए। यदि यह क्षेत्र लैटिन अमेरिका होता, अफ्रीका होता, यूरोप होता, तो वो नहीं कर पाते यार, और चीन भी होता तो नहीं कर पाते। चीन में भी बहुत बड़ा संकट रहा है सड़क का, और उसी के कारण वो उसने जो चीन की दीवार बनाई है, वो दीवार भी एक सड़क के कारण बनाई है, क्योंकि सड़क थी ही नहीं वहां। तो इसलिए भगवान राम ने किया है। तो हम रामायण का उल्लेख कर सकते हैं, हम महाभारत का उल्लेख कर सकते हैं, इस तरह की परिचर्चा हम रखेंगे। और ये बड़े ही आनंद का विषय है, इसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। डेफिनेटली ये चर्चा भी रखेंगे और हम लोग ये भी बात करने का प्रयास करेंगे कि महाभारत काल के बाद में जब पांडव जो स्वर्गारोहण की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद से लेके अगर हम आचार्य चाणक्य के बीच में जो कालखंड पूरा रहा है, इस कालखंड में किस किस तरीके कौन कौन राजा हुए, उन्होंने किस किस तरीके से अपना राज्यवंश चलाया, आगे बढ़ा, क्योंकि ये जो 2-3 हजार वर्ष का कालखंड है, इस कालखंड के बारे में बहुत सुनियोजित तरीके से हमें नहीं बताया गया। हमें नहीं बताया गया कि ये पूरा का पूरा रामायण और महाभारत को वो कुछ कर नहीं पाए, हाथ नहीं लगा पाए। चाहे उन्होंने महाभारत के लिए करा हो कि महाभारत को ग्रंथ के रूप में घर पे नहीं रखना है, तस्वीर नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी वो महाभारत को हमसे दूर नहीं कर पाए। कभी किसी और ने, कभी बी आर चोपड़ा ने कैसे भी तरीके से महाभारत को हमारे घरों में पहुंचा दिया। लेकिन महाभारत काल से लेकर के आचार्य चाणक्य के काल तक का अगर मैं किसी बहुत विद्वान व्यक्ति से भी पूछूं कि आप मुझे उसके बारे में कुछ बताइए, तो बहुत लोग कुछ बता नहीं पाते हैं। सामान्य लोगों की तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उस कालखंड के बारे में भी हम जानेंगे और कि उन्होंने किस किस तरीके से कहां कहां शासन किया, क्योंकि जब शासन करने की बात आएगी कहां का, जैसा आपने बताया अपने यवनों का कि यवन उनसे हुए, मलेच्छ उनसे हुए, तो अगर हम मुसलमानों को ये कहते हैं कि वो मलेच्छ हैं, तो और उनको घृणा में अगर कोई व्यक्ति मलेच्छ कहता है, तो साहब अपने ही लोगों को आप मलेच्छ कह रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। मलेच्छ तो हमारे ही पूर्वजों की संतति थे। तो आप दोनों को मिक्सअप मत करिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए शैलेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए और बहुत सारे तथ्य आपने जुटाए, और ऐसे ही और तथ्यात्मक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों से कहूंगा, ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं आप देखें, और जैसे आज का कार्यक्रम 1 घंटा 8 मिनट का हो गया, 10 मिनट तक हो जाएगा खत्म होता होता, इसमें छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के उनको 20 मिनट में ज्वाइंट करके, ऐसे 2-3 लोग हमारे साथी होंगे, वैतनिक साथी होंगे, स्वयंसेवक होंगे, तो हम काम कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो प्रबुद्ध सदस्यों की बात जो है वो बार बार आपसे कही जा रही है, इसका महत्व तो समझिएगा। तो जब ये सब चीजें हो जाती हैं, तो हमारे जो लाइब्रेरी बनी है 700 वीडियोस की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी आप सबके लिए, जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल्स निकले जाएंगे। तो और बाकी कक्षाएं जो हैं वो करिए दीदी, गुरुजी, प्रोफेसर पंकज जी और शैलेंद्र जी, आप सब लोग लेंगे ही, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे सदस्य बनिए और हमारे साथ में जुड़िए। धन्यवाद। नमस्ते शैलेंद्र जी। एक वाक्य कह रहा हूँ नमस्ते के साथ, एक वाक्य है, देखिए महाभारत और रामायण जो ग्रंथ हैं, ये सारे संसार का इतिहास है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, संसार का इतिहास इसमें समाया हुआ है। इसलिए जितने बौद्धिक लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं संसार में, सबके लिए ये ग्रंथ है, सबके लिए इसमें कुछ न कुछ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि वो जो है, जो छात्र गण जो हैं वो जुड़े इससे,
और बिल्कुल। ये नया विषय मैंने मन में सोचा, भूगोल भारतीय दृष्टि से, हमारे ऋषि मुनि की दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जम्बूद्वीप। जय जम्बूद्वीप, जय श्री राम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। और मैं चाहती हूँ कि मतलब इस तरीके के जो लोग हैं, ये जो इतना ज़्यादा इनको ज्ञान है, ये हर किसी को मतलब ये हर जगह पहुँचे। ये वीडियो हर जगह मतलब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भारतवर्ष क्या था, मतलब जम्बूद्वीप क्या था, मतलब कितना बड़ा एरिया था जम्बूद्वीप। क्योंकि जो यूरोपीय अभी इन्होंने बताया था, जो तुर्की और ये इटली वगैरह, ये जो छोटा सा जो पोर्शन था नीचे की तरफ, इतना ही यूरोप था। उनको पता ही नहीं था कि मतलब इसके मतलब ज़्यादा कुछ ना नॉलेज नहीं थी, बस वो कहते थे ये यूरोप है। लेकिन जब उनको पता चला कि एशिया बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो उन्होंने क्या काम करा, उस चीज़ को ये डिफेंड करने के लिए उसको फैलाते चले गए। मतलब वो बताते चले गए ये यूरोप है, ये है, ठीक है। और उसको फिर वहाँ पे तुर्की के साइड में पता नहीं उसको बोलते हैं एक माइनर एशिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा गोची कह दी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा फेरबदल किए हैं इन लोगों ने, ठीक है। और मैक्स म्यूलर हो गए, जो कि एक मतलब दार्शनिक थे, जो भी थे, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो आपकी जो ये संस्कृति, हम जो है पूर्व की ओर से आए हैं, पूर्व की ओर से, वहीं से ही सभी लोग आए हैं। और हमें मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम जब वहाँ पे जाते हैं तो अपने घर में जा रहे हों, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी यहाँ से जो भी सब कुछ है वो पूर्व से ही गया है, यहीं से भारत से ही गया है। ये बहुत ही बड़ा एरिया था। ये बताया गया है, हर जगह बिल्कुल सटीक बताई गई है। जैसे कि नदियों के नाम बताए गए हैं जो कि विदेशों में हैं, ठीक है। विदेशों में नदियों के नाम बताए गए हैं, पता नहीं कौन सी थी, उसका दानवी नदी बोलते थे उसको, और वहाँ पे भी सेम लगभग वही उसी नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, ईरान में पता चला कि उसका जो पहले जो था नाम कुश के नाम से था, और कुश हमारे इसमें लिखा हुआ है, कुछ था शायद, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहीं से ही लोग सारे गए थे। और इसका साउथ अफ्रीका का बताते हैं कि कृष्ण, वहाँ उसमें शास्त्रों में लिखा है कि वहाँ पे कृष्ण उसके रहते, कृष्ण का मतलब होता है काला, ठीक है। तो वहाँ पे काले रंग के लोग रहते थे, ठीक है। उसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे। अब वो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पंडित थे और वो थे, वो कर्मों के ऊपर होता था कि जिसके जो कर्म है उसी हिसाब से, अगर वो वेदों का ज्ञाता है तो वो ब्राह्मण हो गया, या फिर जो व्यापार करता है वो आपका वैश्य हो गया, ठीक है। और जो मजदूर वर्ग, जो वैसे जो इंजीनियरिंग वगैरह ये जो काम करते हैं, ये सभी उसमें आ जाते हैं, शूद्र में आ जाते थे जो वैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित होते चले गई, ठीक है। और ये चीज़ें और भी एक अमेरिका के वो थे, क्या बोलते हैं, दार्शनिक थे, जो कि उन्होंने भी इसी तरीके से लिखा था कि ये जो है पूरब से ही सारी संस्कृति आई हुई है, पूरब से मतलब भारत से ही आई हुई है। भारतवर्ष का नाम है, भारतवर्ष का मतलब हमारे जो वेदों में जो लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में जो भारतवर्ष का नाम लिखा गया है, भा का मतलब ज्ञान है, रोशनी है, ठीक है। एक तरीके से सच्चिदानंद, जहाँ पर बहुत तेज़ लोग रहते हों। वर्ष का मतलब जहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़, बुद्धिमान, और इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। भारतवर्ष का सिर्फ एक ही नहीं है, और भी हैं, ठीक है। भरण पोषण करने वाला। तो बड़ा ही प्राउड फील होता है जब हम भारतवर्ष बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया, हिंदुस्तान ये नहीं है, एक्चुअल में ये नाम नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम प्रॉपर, इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है और आपको प्राउड फील होगा इसके नेम से, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इतनी मतलब अब जैसे इसमें बताया गया था, इन्होंने बताया कि ये जो इन्होंने बोले, कोई ओशन बोल देता है, सी बोल देते हैं, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में पूरे तरीके से बताया गया है, लवण सागर या महासागर जो भी है, लवण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे खारा पानी होता है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बड़ी सटीक तरीके से, बस हमारा काम है उसको बाहर लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि इन्होंने सोचा होगा, जो ये वेस्टर्न कल्चर है या फिर वामपंथी विचारधारा, इन्होंने सोचा होगा कि ये हिंदू वगैरह कभी अपनी बुक्स पढ़ते नहीं हैं, ये संस्कृत पता नहीं है, सब कुछ इनका तहस नहस कर दिया है, तो शायद ये कभी चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू हुई थी ना वहीं से शुरू होगी फिर से। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को आज 10,000 लोगों को पता चल रहा है, कल 1 लाख को पता चलेगा, फिर करोड़ों को पता चलेगा,
ठीक है। तो एक क्रांति आती है जब सभी लोगों को पता चलता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर ही मूवीज़ बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, वेब सीरीज़ बननी चाहिए। पता नहीं फालतू वेब सीरीज़ बना देते हैं, इनके पास एक तो क्या है कि जनता में ही अवेयरनेस नहीं है, उनको फालतू की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जबकि उनको अच्छी चीज़ें, क्योंकि वो ना तो शास्त्र पढ़ते हैं ना वो कुछ पढ़ते हैं, तो उनको बेढंगी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। या तो कोई सेक्स मूवी देख ली, वो उसमें वो खोए रहते हैं। ये नहीं है कि अपने शास्त्रों को पढ़ें, अपने इतिहास को जानें और उसी के ऊपर ही मूवीज़। तो लोगों को अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। ये जो गंदी, जो यहाँ पे जो गंदी मानसिकता और गंदी विचारधारा है, इसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा, और अपने जो आपके जो इतिहास है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड ही आपको वेब सीरीज़ बनानी होंगी और वही आपको देखनी होंगी। अगर कोई बनाता भी है ना, तो उसका बॉयकॉट करो और उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। उनसे कहो कि हमारे इतिहास के ऊपर, हमारे जो शास्त्रों में जो लिखी हुई है उसी के ऊपर वेब सीरीज़ बने, उसी के ऊपर मूवीज़ बने, उसी के ऊपर सारे सीरियल्स बने, सब कुछ उसी के ऊपर बने। एक एक बच्चे को पता होना चाहिए हमारे इतिहास के बारे में जो भी था, ठीक है, जो कि गौरवशाली इतिहास था। यहाँ तक कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको भी बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों को, जिससे कि अपने इतिहास के बारे में प्राउड फील हो, क्योंकि अभी तक हमें प्राउड फील कहाँ होता है। अब इसमें बताते हैं कि अकबर की वो जो था, वो अकबर जब ईरान गया था, इराक गया था, पता नहीं कहाँ गया था, तो उससे पूछा था कि भाई हिंदुस्तान कैसा है। उसको नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि इनको पता ही नहीं, इनको वैसे तो नॉलेज है ही नहीं किसी भी चीज़ की, ठीक है। भूगोल के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। वो कहते हैं कि 1/3 आपका खुरासान है, 2/3 आपका हिंदुस्तान, कुछ इस तरीके से उसने बोल दिया। तो एक तरीके से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और यहाँ के जो इतने जो ऋषि मुनि इतने जो इंटेलिजेंट थे, इतने सबको पता नहीं, सबको एक षड्यंत्र के थ्रू सबको ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि जब आप कैलाश मंदिर देखते हो ना, कि तो आपकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की नॉलेज और यहाँ पे सब कुछ था, ठीक है ना। भारतवर्ष क्या था, यहाँ पे बताते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भारतवर्ष है, यहाँ पे सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, हर चीज़ भारत में सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह है ये, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ बन सकता है, सब कुछ कितनी भी तरक्की कर सकते हो। यहाँ पे सब पृथ्वी आपको यहाँ पे जो है बहुत उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो नेता वगैरह हैं इतनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, कभी पढ़ते तो है नहीं अपने शास्त्रों के बारे में, सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। वो पॉलिटिक्स कह देते हैं कि यहाँ तो ट्रेन भी नहीं चल सकती, ये नहीं चल सकता, वो नहीं। जापान जैसे देश में ट्रेन चल सकती है, जो कि बिल्कुल उस पर लावा पे फूट पड़ा था, उसके ऊपर बना हुआ है, वो टेढ़ी मेढ़ी जगह है। तो भारत में नहीं चल सकती, जो कि बिल्कुल समतल मैदान है। तो ये फालतू की बातें और फालतू की पॉलिटिक्स, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में विरोध करना चाहिए और सही चीज़ों के ऊपर करना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी नॉलेजेबल थी, और इसी तरीके की वीडियोस आनी चाहिए लोगों को, इसी तरीके के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और बड़ी अच्छी वीडियो थी। आप बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो हर जगह शेयर कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को कुछ पता ही नहीं है। वही 2-4 लाइन जो पढ़ रखी हैं बुक्स में, उन्हीं को बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, आप बुक्स में जो भी पढ़ा रहे हो पढ़ाइए, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को उसको उससे एक्स्ट्रा बताना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, और फिर से मैं यही कहूँगी कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हर वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, चाहे कोई भी हो। सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो उसे बड़े ही गौर से सुनिएगा। थैंक यू।